इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितने भी बंधुगण आए हैं सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। और सभी का प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतनी ठंड में भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में माननीय विधायक अनंत ओझा जी के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित रामानंद शाह जी का, धर्मेंद्र कुमार जी का, पंकज चौधरी जी का, गौतम यादव जी का, चंद्रयान शर्मा जी का, संजय पटेल जी का, विनोद चौधरी जी का, मनोज पासवान जी का, गौतम पंडित जी का, पंकज ओझा जी का, मनीष सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग उस्माकर तिवारी जी का जो हमारे महामंत्री हैं उनका सभी का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आज सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 3 साल जो सरकार का हुआ है उसको लेकर पोल खोल आंदोलन में निकले हुए। पोल खोल इसलिए क्योंकि सरकार कहती कुछ और है, कर कुछ और है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा जो गलत नीतियां बनी है, सरकार के द्वारा जो गलत बयानबाजी हो रही है और सरकार के इस 3 साल के कार्यकाल में जो तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा में हुई है, जनता तक पहुंचे। उसमें हम लोगों को सबसे बड़ा और स्ट्रांग और मजबूत जो पिलर कहा जा सकता है वो है मीडिया। इसलिए हम लोग आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हुए। आपको पता है कि माननीय विधायक अनंत ओझा जी के नेतृत्व में साहेबगंज में और खासकर राजमहल विधानसभा में कई विकास की योजनाओं को धरातल में उतारा जा रहा है, जिसका परिणाम है आज सुबह सुबह मैं जब फेसबुक देखा तो वनांचल एक्सप्रेस का एक अच्छा न्यूज़ आया कि यहाँ पे किस प्रकार से एसी की बोगियों को बढ़ा दिया गया, स्लीपर की बोगियों को बढ़ा दिया गया। अमूमन है कि ये सामान्य न्यूज़ रहता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट राजमहल और खासकर साहेबगंज जिले के लोगों को मिलेगा। जो दिक्कतें होती थी रांची जाने में, आज वो दिक्कत से उनका निराकरण होगा। ये मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। इसके साथ साथ आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ पे दौरा हुआ था, उन्होंने कई घोषणाएं की थी। उनमें एक आपका रेलवे स्कूल की जो घोषणा थी कि यहाँ उठ के दूसरी जगह नहीं जाएगा। आज मुझे खुशी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व में इस चीज़ को सराहाया कि नहीं, वहाँ के लोगों का जो डिमांड है उसको हम लोग पूरा करें। और ये भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में संभव हो सकता है कि किस प्रकार से केंद्र नेतृत्व राजमहल जैसे छोटे जगह में आकर मूलभूत सुविधाओं को कैसे ठीक करें उसको लेकर चिंता कर रही है। लेकिन इसके विपरीत जब हम लोग राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार ने कई लंबी घोषणाओं से अपना चुनावी दौरा हो, फिर जो मुख्यमंत्री शासनकाल हो शुरू किया। कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़े वादे किए। और दुर्भाग्य की बात हम लोगों के साथ ये है कि राजमहल को देखा जाए और साहेबगंज जिला को देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री का और ग्रामीण विकास मंत्री का गृह प्रखंड, गृह जिला रहा है। दुर्भाग्य है कि गोड्डा से भी उनका टच होता है। और सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में कहीं किसी जिले की अपेक्षा हो रही है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो साहेबगंज जिला है। हर महीनों में चाहे घपला हो, आपराधिक गतिविधि हो, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो, चाहे जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा हो, हर चीज़ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? साहेबगंज जिला में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं। अमूमन ये होना चाहिए, एक अवधारणा बननी चाहिए कि जिस जिले से मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जिस जिले से ग्रामीण विकास मंत्री आ रहे हैं तो उस जिले का तरक्की उसका जो परसेंटेज है कई ज़्यादा स्पीड से उसका तरक्की होनी चाहिए। लेकिन इसका ठीक उलट यहाँ पर साहेबगंज में हो रहा है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये मैसेज लोगों तक जाए, लोगों तक पहुँचे। अब इसमें 2 पहलू है। पहली पहलू है कि राज्य में क्या गतिविधि हो रही है और उसके बाद साहेबगंज स्पेसिफिक क्या दिक्कत है, मैं दोनों में आऊँगा। आपको याद होगा कि जब राज्य सरकार आई थी यहाँ पर तो कई घोषणाओं के साथ आई थी। राज्य सरकार ने क्या कहा था? 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। राज्य सरकार ने कहा था कि हर घर हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। राज्य सरकार ने कहा था हम लोग जेपीएससी जेएसएससी हर साल लेंगे, 2 बार लेंगे। राज्य सरकार ने क्या कहा था? हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे। राज्य सरकार ने क्या कहा था? हम लोग 2500 वृद्धा पेंशन कर देंगे। राज्य सरकार ने क्या कहा था? हम लोग 3.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास में देंगे। राज्य सरकार ने क्या कहा था? हम लोग CNT SPT का एकदम सख्ती के साथ पालन कराएंगे। राज्य सरकार ने क्या कहा था कि हम लोग 1932 का खतियान लागू कर देंगे, OBC आरक्षण लागू कर देंगे। लेकिन सरकार की जितनी भी घोषणाएं थी वो घोषणा मात्र ही रह गई। उसके बाद धरातल पे कुछ निकल के नहीं आया। अभी आप देखिए, मैं रांची में था तो एक पत्रकार ने कहा
कि आप सरकार को 3 साल के परफॉर्मेंस को कितना मार्क्स देंगे। मैंने कहा कि 100 में से मैं 0 मार्क्स दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ तो सरकार ने अच्छा काम किया होगा। मैंने कहा कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की और बयानबाजी की है। ये ऐसी सरकार है जो कि पूर्ण मेजॉरिटी के साथ आई और इस सरकार में 3 साल तक का काम 0 रहा। मैंने फिर कहा कि आप कोई भी क्षेत्र को देखें, अगर आप मान लीजिए घोषणाओं को देखते हैं जो उनका पोल मैनिफेस्टो रहा है, पोल मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज़ों को मैंने आपके पास गिनाया, आज एक भी काम धरातल पे नहीं दिख रहा है। 1932 का खतियान, ओबीसी आरक्षण, उसके बाद उसके नाम पर आपने राजनीति किया। जेपीएससी विवाद में रहा, आपने ठीक है 250 नौकरी जेपीएससी के माध्यम से दी, लेकिन वो भी विवाद के भेंट चढ़ गया। 250 नौकरी के बाद आपने एक नौकरी भी इस अपने शासनकाल में नहीं दी है पूरे झारखंड में नौकरी, और 250 नौकरी 3 साल का आपका परफॉर्मेंस रहा है। आपने नीतियां बनाई, आपने नियोजन नियमावली बनाई, आपने स्थानीय नीति बनाई, सब कोर्ट की भेंट चढ़ गया। अभी नई नियुक्ति नियमावली जो बनी तो वो आप देखिए कि कैसी नियमावली बनी है कि वो 1 साल भी नहीं टिक पाया और वो कोर्ट में ये इसको रद्द कर दिया गया। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि आने वाले दिन में कोई नियुक्तियां निकलेंगी नहीं, और जब तक नियमावली को आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आज की डेट में आप जितनी भी घोषणाएं कर दें कि 50,000 नियुक्ति निकालेंगे, 1 लाख नियुक्ति निकालेंगे, वास्तविकता यही है कि आप एक भी नियुक्ति आने वाले दिन में नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई। आपने सर्वे जो है पूरे झारखंड का नहीं किया। अगर साहेबगंज स्पेसिफिक बात करें तो खास महल का विवाद है। यहाँ पर खास महल में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है, उनको आप कैसे स्थानीय नीति में शामिल करेंगे? अगर साहेबगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर कई इलीगल इमिग्रेंट्स आके यहाँ रह रहे हैं। आपने कह दिया कि हम लोग ग्राम सभा करके उनको चिन्हित करेंगे। आपने तो और प्रशासन को ये खुली छूट दे दी कि बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठिए राजमहल साहेबगंज में आके देंगे, उनको खतियानधारी बना दो। उसको नागरिक तो अब दूर की बात है, वो तो परमानेंट सिटीजन से भी बड़ी बात 1932 खतियानी हो जाएंगे आने वाले दिन में। तो उसको आप कैसे रोकेंगे? सरकार के पास कोई विजन नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय विधायक जी का, उन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में मुखरता के साथ रखा बातों को, और मुझे बहुत दुख हुआ कि माननीय मंत्री आलम जी ने जो इसी क्षेत्र के हैं, उन्होंने उनकी बातों को हल्के में लिया और उसका कोई सकारात्मक उत्तर सदन के अंदर नहीं दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये दिखाता है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में ही संलिप्त है। उस चीज़ों को अगर आप देखेंगे, पोल मैनिफेस्टो में आपने कितना मार्क्स लिया? आपने 0 मार्क्स लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप देखिए तो सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को छोड़ दें तो राज्य सरकार के द्वारा कोई भी योजना धरातल में आज की डेट में नहीं उतर पा रहा है। चाहे वो रोड हो, चाहे वो पुल पुलिया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में मेडिकल बिल्डिंग बनाना हो, कॉलेज बनाना हो या अन्य काम करना हो। आप घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन धरातल पे कुछ चीज़ उतर के नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सरकार को 0 मार्क्स दूंगा। आपने आपराधिक मामलों में या फिर लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में क्या स्कोर किया? 0 स्कोर किया। रूबिका पहाड़िया की आप यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ रूपा तिर्की की बात करेंगे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो रेप की घटनाएं बढ़ी उसकी बात करेंगे, उसमें किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्सिबल कदम नहीं लिया गया। वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ये भी मानता हूँ कि राज्य अगर चलता है तो वहाँ आपराधिक घटनाएं होंगी, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने क्या कहा? आपने कहा कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके, स्पीडी ट्रायल करके हर एक जो अपराधी है उसको हम लोग सलाखों के पीछे भेज देंगे। आपने क्या कहा कि हम महिलाओं के लिए नया नियम कानून बनाएंगे और सबको सेफ्टी का जो एक एनवायरनमेंट वो देंगे। लेकिन आपने कोई भी चीज़ को धरातल पे नहीं किया। ये आपकी सच्चाई है। और कारण इसका क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि आज की डेट में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो चरमरा गई। जो पुलिस प्रशासन में कंट्रोल होना चाहिए आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए, वो खत्म है। और इसी का कारण है कि आपराधिक घटनाएं ये बढ़ी है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो खासकर साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ को प्रभावित करता है। और इसी का ये परिणाम है कि धर्मांतरण, आज जो डेमोग्राफिक चेंज साहेबगंज का हो रहा है, आने वाले दिन में ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और डेमोग्राफिक चेंज कोई नेचुरल चेंज नहीं हो रहा है, ये मैन मेड चेंज है, ये आदमियों के द्वारा हो रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड चेंज है। और जब कोई स्पॉन्सर्ड चेंज होता है तो उसके आने वाले दिन में रिजल्ट भी भयावह होता है।
हम लोग अपने संसाधन को ठीक से इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को पहले खिलाएं, तब दूसरे परिवार को देखते हैं। अमूमन ये आदमी का फितरत है। अभी आप बताइए कि साहेबगंज में अगर गुर्बत खत्म हो गया है, हिंदुस्तान में गुर्बत खत्म हो गया है, तब तो हम दूसरे राज्य को देखेंगे। पहले तो हम लोगों को अपने दूसरे देश को देखेंगे, पहले तो अपने देश के चीज़ों को ठीक करना है। साहेबगंज अति पिछड़ा है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ इस बात को, जैसा गोड्डा है। और वहाँ पर अगर डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आप इन सब घुसपैठिए होने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप संसाधनों को छीनने का काम करेंगे जो जेन्युइन लाभुक है। इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की डेट में नहीं दिखेगा, 10 साल के बाद निश्चित तौर पर इसका प्रभाव दिखेगा। और कॉन्सर्ट तरीके से धर्मांतरण कर रही है और घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम सरकार को, जनता को करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। वैसे ही आप अन्य चीज़ों को भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़ीरो रहा, और इसलिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, आपके बीच में लाने के लिए। अभी आप देखिए कि उधवा की जो घटना हो गई, आप लोगों ने कवर किया हर चीज़ों को, किस प्रकार उधवा की घटना में जबरन एक हरिजन समाज के लड़के को वो प्रतिबंधित मांस खिलाया जा रहा था उनको, किस प्रकार से उनके साथ मेंटल हरासमेंट कर रहा था, और वो आदमी कौन है जो कर रहा था। हमको तो इनको आइडेंटिफाई करना है कि बार बार वैसे समुदाय के लोग ही क्यों इसमें शामिल हो जाते हैं, और बार बार एक जाति विशेष लोग ही क्यों इन सब गतिविधियों में संलिप्त होते, ये भी सोचने का ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। यदि पॉलिटिकल संरक्षण बंद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब हरिजन बच्चे के साथ, लड़के के साथ अगर ये घटना घट गई तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके घर का बच्चा, आपके घर की बेटी सेफ रहेगी। रूबी का पहाड़िया का आप घटना देख लीजिए कि हत्या करना अलग बात है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में हत्या कर देना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि दिखाता है कि लोगों का माइंडसेट कैसा है। लोगों का माइंडसेट आज की डेट में ये हो गया है कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम लोग अपराध पे अपराध करते जाएंगे। इसीलिए सरकार का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए 3 सालों में तो ज़ीरो रहा है। वहीं अगर आप साहेबगंज स्पेसिफिक बात करें तो सरकार को चाहिए था कि हाँ, बाईपास में काम तीव्र गति के साथ शुरू करें। सरकार को चाहिए था कि यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज की जो समस्या है उसको ठीक करें। सरकार को चाहिए था कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए और ज़्यादा पैसे आवंटित करें, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर आप छोड़ दें, चाहे वो एयरपोर्ट बन रहा हो, चाहे वो अभी आपका बंदरगाह बन रहा हो, चाहे आपका गंगा पुल बन रहा हो, अगर उन सब चीज़ों को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी परियोजना आज की डेट में राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर नहीं आई है, जो कि बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य बात है। क्योंकि यहाँ की जनता ने जब मुख्यमंत्री चुना था तो उसको विधायक के तौर पर नहीं चुना था, उसको मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था, और ये एक्सपेक्टेशन के साथ चुना था कि जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा हो कि मुख्यमंत्री जी आज की डेट में सो गए हैं। बालू, गिट्टी, छड़ी और जितनी भी संसाधने जो साहेबगंज इलाका फेमस है उसका दोहन किया जा रहा है। इकोनॉमिक लीकेज हो रहा है, यहाँ से जो राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। आज आपके नज़दीकी लोग जेल में हैं। आज आपका जो कानून है, जो आपका डिपार्टमेंट है राजस्व कलेक्शन का हो या फिर डीटीओ हो या डीएमओ हो, सभी के सभी भ्रष्ट हैं, मिले हुए हैं, संलिप्त हैं प्रशासन के साथ। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि साहेबगंज का विकास होगा, झारखंड का विकास होगा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो बैरियर है डेवलपमेंट में वो जेएमएम, राजद और कांग्रेस की ये गठबंधन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि ऐसे महागठबंधन को, जो ठगबंधन का काम कर रहे हैं, उनको उखाड़ के फेंकना चाहिए और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ स्थापित होनी चाहिए। जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार में रघुवर दास जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विकास को छोड़ा था, मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले
इलेक्शन में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एमपी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधानसभा इस जिले में आते हैं, मुझे लगता है और विश्वास है कि पूरे के पूरे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे यहाँ से। इसी कामना के साथ मैं सभी मीडिया के लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और हमारे जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी के प्रति मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, अपना कीमती समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार का मैंने भी ये स्टेटमेंट सुना था, सरकार बार बार कह रही है कि कोरोना पीरियड 2 साल में हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। अभी आप बताइए कि कोरोना पीरियड में आपने ट्रांसफर पोस्टिंग तो धड़ल्ले से किया, कोरोना पीरियड में आपने इलीगल माइनिंग तो धड़ल्ले से किया, उसमें तो कहीं कोई रुकावट नहीं आई, उसमें तो आपके पॉकेट का राजस्व हमेशा बढ़ा। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बहुत भारी रकम वसूल किया, ये सर्वविदित। तो आपने अपना काम तो किया, जनता का काम आपने नहीं किया। यह जनता का काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको कोरोना एक अच्छा बहाना दिख रहा था। आपको उस समय ज़रूरत थी कि आप जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि सबके लिए कफन की तैयारी हम लोगों ने कर ली है, आपको ये कहना चाहिए था कि हर जगह हम लोग हॉस्पिटल बना देंगे, हर जगह डॉक्टर का रिक्रूटमेंट कर देंगे, हर जगह नीतियाँ बना देंगे, जो कि टेबल पे बैठकर आप काम कर सकते थे। 2 साल तक आपने उस पर तो ध्यान नहीं दिया। आप नई नियुक्ति नियमावली बनाते थे, उसके लिए आपको ग्राउंड में तो जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप तो अपने ऑफिस में बैठ के नियमावली बना सकते थे। अभी आप देखिए कि कोरोना काल में जो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कोरोना काल की जो ये लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसके कारण हम काम नहीं कर पाए। अभी साहेबगंज के ही ज़िले की बात कर लें, अभी 135 डॉक्टर की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें 95% वैकेंट सीट है। तो मुझे लगता है कि 37 के आसपास यहाँ डॉक्टर्स हैं। तो क्या कोरोना पीरियड में यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी? क्या यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया जाना चाहिए था? आपके पास बहुत सब स्केप रूट है कि आप बोल दीजिए कोरोना के कारण ये दिक्कतें आई, लेकिन वास्तविकता यही है कि कोरोना में भी आपने कोई काम नहीं किया, और कोरोना के बाद भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, और आने वाले दिन में भी आप कोई काम नहीं करेंगे। ये मैं पूरी विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ। 610 से ऊपर कल का रिकॉर्ड है, 610 से ऊपर AQI है। क्यों हो रहा है सबको पता है। धूल फाक रहे साहिबगंज जिला के लोग, छुटकारा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए, हर चीज़ को रेगुलराइज करने के बाद चीज़ों को आप रोक सकते हैं। अगर आपको अपने राजस्व को बढ़ाना है तो आप तभी बढ़ा सकते हैं क्योंकि जब आपका इलीगल माइनिंग पे कंट्रोल रहेगा। अगर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करना है, आप तब कर सकते हैं जब आप रेगुलेटेड तरीके से माइनिंग करेंगे। अगर आपको यहाँ पर इकोनॉमिक हैजार्ड्स को, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स को रोकना है, आप तब कर सकते हैं जब आपके पास जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम होगा। अभी आप देखिए कि इन सब चीज़ों में सरकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं। अब जब सरकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं तो इलीगल माइनिंग्स होगा, इलीगल माइनिंग्स होगा तो पॉल्यूशन भी बेनकाब तरीके से बढ़ेगा। उसके लिए आप प्रॉपर मैकेनिज्म रिस्टोर नहीं कर पाएंगे कि कैसे चीज़ों को रोके। अमूमन मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप कहीं पे बालू का खनन करते हैं तो ये ज़रूरी है कि बालू के ट्रैक्टर को आपको कवर करके ले जाना है। कहीं कोयला का खनन करते हैं तो ज़रूरी है कि कोयले के जो हाईवा है उसको आपको कवर कर देना है। हाईवा का पोल्यूशन का चेकिंग होता है, ट्रैक्टर के पोल्यूशन का चेकिंग होता है। अब मान लीजिए कि वो सब चीज़ रेगुलेटेड तरीके से नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो इरेगुलरिटीज है सिस्टम में उसका फ़ायदा उठाया जाता है इलीगल माफिया के तरफ से, और वो एक रिजल्ट हो जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ खराब हो जाता है, पहाड़ का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का एक ही आंसर है कि सरकार का जब तक कंट्रोल तरीके से यहाँ पर चीज़ों का जो हम लोगों की संसाधन है उसका उपयोग नहीं होगा तब तक इस तरह की समस्या आएगी और निरंतर आते रहेगी। नहीं तो जब बीजेपी की सरकार थी तब क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम की सरकार का यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो है यहाँ सफरर कौन है। अच्छा, सफरर तो यहाँ की जनता है। मान लीजिए कि अगर कहीं कोई गलती हुई है, दिक्कत हुई है, तो उसका ये मतलब नहीं होता उसी गलती और दिक्कत को आप और तीव्र गति के साथ कर दें। जब हम लोगों की सरकार थी तो उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि हम लोगों की सरकार थे, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग रेगुलेटेड माइनिंग करवाएंगे, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कोल ब्लॉक्स को लीज कर देंगे, और उसी समय का प्रावधान आपको याद होगा DMFT का पैसा भी आया
और जब DMFT का पैसा आया तो सबसे ज़्यादा उसका उपयोग हम लोगों ने एनवायरमेंटल सेक्टर में किया, हम लोगों ने उसका उपयोग हेल्थ सेक्टर में किया, हम लोगों ने उसका उपयोग कैसे हम लोग पर्यावरण को संरक्षित रखें उसके लिए किया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की सोच थी वो थी कि रेगुलेटेड तरीके से चीज़ों को हम लोग ठीक करेंगे। तो उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने जो काम किया, ठीक है, उससे जो पॉल्यूशन हुआ उसके लिए हम लोगों ने मेजर्स भी लिया। लेकिन आज की डेट का जो समस्या है वो ये है कि हम पॉल्यूशन भी करेंगे, उसके लिए मेजर भी नहीं लेंगे, तो आने वाले दिन में वही स्थिति भयावह हो जाएगी। सरकार 14 में जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई थी तो हम लोगों ने अपनी सरकार में भी इन सब चीज़ों को रखा। सरकार के पास भी जांच एजेंसी की रिपोर्ट थी कि इस तरह की समस्याएं हो रही थी और लोकल हमारे माननीय विधायक जी ने कई बार इन मुद्दों को उठाया और सरकार ने इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक बिल लाया था धर्मांतरण का, आपको याद होगा। धर्मांतरण का बिल का सबसे बड़ा हम लोगों को बेनिफिट ये मिलता कि जो भी गलत तरीके से कन्वर्जन होता उसको लेकर सरकार कठोर से कठोर कदम उठाती। लेकिन ये सरकार जैसे आई तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने सबसे पहला बिल जिसको स्क्रैप कर दिया वो था धर्मांतरण का। उन्होंने उसके बदले मॉब लिंचिंग बिल ले आया जिसके ये कह दिया कि 2 या 2 से अधिक कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी मारपीट किसी के साथ करेगा तो वो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आ जाएगा। तो आप इसी से ये पता लगा सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कितना हावी है इस सरकार में। और जब तक सरकार वोट बैंक के नज़र से चीज़ों को देखेगी तब तक इस तरह की घटनाएं होंगी। सरकार को चाहिए कि एक अच्छा कानून लाए ताकि चाहे वो कन्वर्जन का मुद्दा हो, चाहे वो किसी के जाति धर्म के फेथ को, उसके बिलीफ को तोड़ने का मुद्दा हो, जो आप कह रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की है कि उधवा में ऐसे जबरन उनको गौ मांस खिलाया गया, प्रतिबंधित मांस खिलाया गया। तो जब तक इन सब चीज़ों से हटकर सरकार कुछ काम नहीं करेगी तो तब तक मुझे ऐसा लगता है ऐसी घटनाएं होती रहेगी। काफ़ी दुखद, काफ़ी निंदा मैं करता हूँ इस घटना की और मुझे लगता है कि प्रशासन को क्विक एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों का मनोबल टूटे। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि प्रशासन इन सब चीज़ों में नाकाम रही है रोकने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो हाथ है वो उनके सरकार पे ही है। अभी आप देखिए कि सरकार की क्या संवेदना होनी चाहिए। सरकार की संवेदना ये होनी चाहिए कि उसके मंत्री वहाँ जाए। रूबिया पहाड़िया में हुआ तो मुझे लगता है कि स्थानीय विधायक वहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाए, और उसके उलट भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जी को जब ये सूचना आई तो तुरंत वो घटनास्थल पर गए। अब वो भाजपा से हैं या JMM से, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर क्षेत्र की जनता के साथ कुछ गलत हुआ है तो वहाँ का स्थानीय विधायक, स्थानीय MP को जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये दर्शाता है कि कितना रिस्पॉन्सिबल है ऐसा जनप्रतिनिधि। सत्ता सरकार में भी रह के ना MP आते हैं ना उसके मंत्री आते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करे। लोगों ने कहा हम लोग की सरकार थी, सबसे पहले हम लोगों ने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जो अपने में काफ़ी मजबूत लॉ था। उसको अगर इम्प्लीमेंट कर देती ये सरकार तो ये आज स्थिति परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। सरकार ने उस बिल को इसीलिए स्क्रैप कर दिया क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि एक जाति विशेष को हमको खुश करना है और उनका वोट लेना है। जब तक वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी काम नहीं होंगे, ऐसा अच्छा बिल के बारे में सरकार नहीं सोचेगी, तब तक ये निरंतर ये सब समस्या आएगी। भारतीय जनता पार्टी का डे 1 से स्टैंड क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है कि जो अपने धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा ना कर सके तो वैसे फिर सरकार का क्या फायदा। इसलिए हम लोगों ने शुरू से ये स्टैंड रखा है कि वैसी हम लोगों को समाज की कल्पना करनी है जिसमें अपने धर्म को भी संरक्षित रखना और दूसरे के बिलीव को भी रिस्पेक्ट देना। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा, उसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हम लोगों के गेंद पाले में नहीं, गेंद उनके पाले में कि वो कैसे खेले, चीज़ों को ठीक कैसे करें। हम लोग तो विपक्षी पार्टी है तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे सड़क हो या सदन हो। मैंने पहले भी कहा है कि गलतियां कभी भी हो सकती है जी। मान लीजिए कि अभी मैं ये कहूँ कि अभी आपराधिक घटना घटी, ऐसी बात तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी घटती थी। लेकिन किस प्रकार सरकार का जो दबाव है प्रशासन पे रहे, उसको लेकर सरकार कितना काम करती है, निर्णायक चीज वही है। माइनिंग में जिसकी बात आप कर रहे हैं, विभूति माइनिंग जी आपके समय में भी था, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए हुआ होगा तो उसको ठीक करने का क्या उपाय है? ठीक करने का तो यही उपाय है कि उसको आप फिर ऐसा संरक्षण ना दें कि वो जाकर फ्यूचर में भी वही समस्या फिर से उत्पन्न हो जाए। तो मुझे लगता है जो संरक्षित करने का काम जो ये सरकार कर रही है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भी क्रशर ऐसा बताइए जो आपके रीजन में पेड़ लगाया गया हो और पेड़ बढ़ गया हो।
क्रशर में विभूति माइनिंग, हाँ के प्लांट के अंदर। हाँ, एक भी ऐसा क्रशर आप बताइए जिसका कि पेड़ लगाया गया हो, पेड़ बढ़ गया हो। देखिए ये समस्या है जो आप ये कह रहे हैं, जो उसमें भी विभूति माइनिंग था और अभी विभूति माइनिंग। फॉरेस्टेशन होना चाहिए, ये तो हम लोग भी चाहते हैं कि ईसीएल का हम लोगों की तरफ खदान है, तो ईसीएल का खदान है तो नियम ये कहता है कि जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज हो गई है फिर से उसको भरना है, वहाँ पे पेड़ लगाना है। और जब ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी भी कहीं कमजोरी होती है, और जो वहाँ पे माइनिंग का एक्टिविटी कर रहा है उसकी भी कहीं कमजोरी होती है। तो ताली तो दोनों हाथ से बजता है, प्रशासन के तरफ से भी और इधर से भी। तो जहाँ प्रशासन लचर होती है तो ऐसी यहाँ समस्या आती है। निश्चित तौर पर अगर यहाँ प्रशासन उस समय ऐसी लचर थी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी के प्रिटेक्स्ट में और आगे भी गलतियाँ करें। जहाँ तक सर हम लोग सवाल किए हैं, सरकार का कहना है कि बीजेपी राज में जितना अनलीगल चल रहा था हम तो और से और कम किए हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप खुली छूट दे रहे हैं सब चीज करने का और बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट से। आपको तो ये कहना चाहिए था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गलती हुई है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, जिसको मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होना चाहिए था एक राजनेता। अगर आप ये बोलते वहाँ गलती हुआ तो हम भी गलती करेंगे, तो ये नहीं ऐसा नहीं बयान है। हम लोग कई बार बयान पूछे हैं तो बोला बीजेपी राज से ही चला आ रहा है, जिसको हमने रोका। कई चीजें लिगेसी में मिलती है, जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही राज्य में अगर ये काम हुआ होता, ये भी एक डिबेट है। हो सकता है वो हेमंत सरकार जो 2014 के पहले थी तभी से वही व्यवस्था हो, राज्य में ज्यादातर तो बीजेपी की ही सरकार है आज आप ये बात देखिए कि क्या नौबत आ गई कि यहाँ का स्थानीय विधायक, जिले के विधायक को अपने ही सरकार के विरुद्ध में सड़क पर आना पड़ा। उनको चीजों को लगा कि गलत हो रहा है तब तो मुझे लगता है कि जब सरकार के ही विधायक अगर सड़क पर आके आंदोलन करेंगे, जो बोरियो विधायक लॉबिन हेम्ब्रम जी ने कहा, इसका मतलब यही हुआ कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों में संलिप्त हो चुकी है। और जब सरकार इन सब चीजों में संलिप्त हो जाती है तब सबसे बड़ा इश्यू हो जाता है। उस समय अगर गलती हुई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाजपा की सरकार संलिप्त थी, भाजपा की सरकार ने कंट्रोल करना चाहा, लेकिन वर्तमान सरकार अगर इसमें संलिप्त हो जाती है तो एक डेंजरस सिचुएशन हो जाता है, जिससे हम लोग सर सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या बीजेपी के समय में भी जब माइनिंग हो रहा था उस समय का लगा हुआ एक भी पेड़ दिखाया जाए कि वो पड़ा है? एनजीटी का अगर उल्लंघन हुआ, हाँ, अगर एनजीटी का उल्लंघन तो आखिर देखने वाली तो सरकार है ना। अगर एनजीटी का उल्लंघन हुआ है तो उस जो कंपनी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर नहीं हो पाया है कार्रवाई तो ये कहीं ना कहीं उस समय के प्रशासन की कहीं ना कहीं कमजोरी होगी। इस चीज को मैं जानता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि विभूति माइनिंग का आज की डेट में क्या स्टेटस है, पेड़ लगे हैं नहीं लगे, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। लगता तो जरूर है सर, लेकिन 3-4 महीना में ही पेड़ खत्म हो जाता है, पदाधिकारी जब सो जाते हैं। लेकिन नियम ये कहता है कि अगर एनजीटी का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सड़क पे आएगी क्या? हम लोग तो इलीगल माइनिंग को लेकर सड़क पर ही हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इन सब चीज़ को रेगुलेट कीजिए। हम लोग कह रहे हैं कि जो राजस्व की क्षति हो रही है इन सब चीज़ों को रोकिए, और इनको रोकने का एक ही जरिया है, आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से चलाएं, सरकार इसमें संलिप्त ना हो, ये हम लोगों का कहना है। जब सरकार अगर संलिप्त हो जाती है तो एक सिचुएशन भयावह हो जाता है, जो आज की डेट में झारखंड सरकार की स्थिति हो गई। पुल बन रहा है, केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, वहाँ पे भी नियमानुकूल काम नहीं हो रहा है। बराबर ओवरलोड बिना तिरपाल के चलता है, आज बराबर दुर्घटना घटती है, जिस पर दुर्घटना घटी है। लोकल देखिए, अभी तो आप देखिए कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना है तो जिला प्रशासन को देखना है इन चीज़ों को। वही मैं कह रहा हूँ। तो आप तो आरोप लगा रहे जिला प्रशासन सरकार से मैनिपुलेटेड है, वो तो नहीं देखेगी। अब स्थिति परिस्थिति में तो जंगल राज ही हो गया ना, वो तो आप बता ही रहे हैं। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी इस स्थिति परिस्थिति में बीजेपी आवाज उठाती है। हमारे स्थानीय विधायक सदन में आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया था, सरकार को दबाव में लाने का प्रयास किया था। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लाठी लेकर वहाँ खड़ी हो जाए, चीज़ों को रोके। रोकना तो अंततः हुआ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो गठजोड़ है वो बहुत मजबूत हो गया है, और कहीं ना कहीं जो लेन देन है वो ऊपर तक जाता है। सड़क पर तो सर आप उतर सकते हैं, इसके लिए तो कभी देखा नहीं गया कि आप इसके लिए सड़क पर उतरे हैं बीजेपी का कोई भी पार्टी। नहीं, मुझे लगता है ओवरलोड या तिरपाल के लिए कभी नहीं देखा गया है। मुझे तो लगता है कि मैं हाल फिलहाल में यहाँ पर हम लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ था, जन आक्रोश रैली था,
तो मैं तो खुद ही यहाँ पर आया था, मैं प्रभारी के तौर पर यहाँ था, और यहाँ पर हुजूम लोग कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हम लोगों ने डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन में किया था, उसमें तो स्वयं मैं आया था। और हम लोगों की पार्टी की जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, तो हम लोग समय समय पर सड़क पर उतर के इन सब मुद्दों पर आंदोलन कर जवाब मांगा कि क्या इलीगल माइनिंग हो रहा है तो उसको पुलिस प्रशासन रोकेगी कि नहीं रोकेगी, गौ तस्करी हो रही है तो पुलिस प्रशासन रोकेगी कि नहीं रोकेगी। सरकार का जवाब आया और मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया, बादल पत्रलेख जी का ये स्टेटमेंट है कि पुलिस प्रशासन बालू गाड़ी को, ओवरलोडेड गाड़ी को ना रोके। जब मंत्री ही ऐसा बयान दे देंगे तो मुझे लगता है कि फिर पुलिस का भी मनोबल बढ़ जाता है और माफिया का भी मनोबल बढ़ जाता है कि हमारे मंत्री ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अब हम लोगों को कौन रोकने वाला है। बीजेपी का मनोबल नहीं टूटना चाहिए ना, बीजेपी का मनोबल नहीं टूटना चाहिए ना। बीजेपी का मनोबल हमेशा टाइट है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इसको लेकर मुखरता के साथ सदन के अंदर चर्चा कर रही है। लेकिन सरकार के मंत्री अगर ये स्टेटमेंट दे देते हैं तो निश्चित तौर पर आपराधिक गतिविधि का संलिप्त लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। वो मैं